इंपोर्ट से रिलेटेड जो है थोड़े बहुत चेंजेस आए थे। क्या क्या चेंजेस लेके आए? हमारा भारत बाहर की कंट्रीज के साथ जो ट्रेड कर रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, उसी को बोला जाता है। बहुत सारा ऐसा पैसा था लोगों के पास जिसकी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं थी, उनके खातों में रिकॉर्ड नहीं थी और वो कोई भी गवर्नमेंट को उस पर टैक्स नहीं दे रहे थे। हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो गए। सो मैं हूं ताना मुंजाल। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, बच्चों आज एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर आप देख लीजिए। चैप्टर आपका कौन सा है? इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं इस चैप्टर में। चलिए फटाफट से इस चैप्टर में देख लेते हैं हम कौन कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है, लिबरलाइजेशन का टॉपिक, प्राइवेटाइजेशन का टॉपिक, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, आउटसोर्सिंग क्या है, डब्ल्यूटीओ का टॉपिक, डीमोनेटाइजेशन का टॉपिक, गुड्स एंड बैड इंपैक्ट्स ऑफ एलपीजी करेंगे और थोड़ा सा मैं आपको जीएसटी के बारे में भी यहाँ पे समझाऊंगी। चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिए भाई, अगर आपको पता हो मेरे बच्चे, 1991 से पहले हमारे देश में एलक्यूपी पॉलिसी, ध्यान से समझिए, बिफोर 1991 हमारे देश में एलक्यूपी पॉलिसी थी। एल का मतलब होता है लाइसेंस नहीं, क्यू का मतलब होता है कोटास एंड पी का मतलब होता है परमिट्स। देखो भाई, पहले अगर आपको याद हो, हर एक चीज के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, है ना। अगर मुझे मान लो कि एक इंडस्ट्री को खोलना है, एक प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्री को खोलना है, तो भी उनको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। प्रोडक्शन बढ़ानी है तो भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। बिजनेस एक्सपेंड करना है, इवन देन गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता था? लाइसेंस लेना पड़ता था। यानी उस टाइम पे क्या था? लाइसेंस राज था। ठीक है, तो लाइसेंस नहीं। कोटास का मतलब होता है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी, यानी मैं सिर्फ इतने ही क्वांटिटी ऑफ गुड्स को क्या कर सकती हूँ? इंपोर्ट कर सकती हूँ, इतने ही क्वांटिटी ऑफ गुड्स को क्या कर सकती हूँ? एक्सपोर्ट कर सकती हूँ। यानी कोटास लगा दिए थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कोटास लगा दिए थे कि सिर्फ इतने ही क्वांटिटी ऑफ गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है परमिट्स। परमिट्स का मतलब होता है परमिशन। पहले क्या होता था मेरे बच्चे, 1991 से पहले की अगर मैं बात करूं, हर छोटी से छोटी चीज के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था। एक इंडस्ट्री खोलनी है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था, एक एक्सपेंड करना है बिजनेस तो भी गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था, है ना। लाइसेंस की वो में एक तरह से गवर्नमेंट से परमिशन वगैरह लेने पड़ते थे, है ना। यानी एक तरह से गवर्नमेंट की क्या थी? मोनोपोली थी। अगर मुझे अब मान लो लेट्स से अगर बिजनेस एक्सपेंड करना है या प्रोडक्शन एक्सपेंड करनी है, तभी मुझे गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था। यानी हर एक चीज में गवर्नमेंट का कंट्रोल था, गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। यानी हर चीज के लिए मुझे गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ रहा था? परमिशन, यानी परमिट्स लेने पड़ रहे थे, परमिशन। लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, है ना, ऑब्वियसली। तो अब क्या हुआ? अब देखिए, यहाँ पे हमने अब यहाँ पे ये बात करी कि अगर मैं बात करूं, हमने यहाँ पे ये बात करी कि 1991 से पहले जो है, अगर मैं बात करूं, हर एक चीज में गवर्नमेंट का कंट्रोल था। मानते हो? हर एक चीज में क्या था? गवर्नमेंट का कंट्रोल था। अब गवर्नमेंट का कंट्रोल इतना ज्यादा था मेरे बच्चे कि गवर्नमेंट के खर्चे इस वजह से बहुत ही ज्यादा हो रहे थे। बहुत ज्यादा गवर्नमेंट क्या कर रही थी? खर्चे कर रही थी। अब गवर्नमेंट के पास पैसे की तंगी आ गई थी। ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे और फिर भी देश पे खर्चे करने हैं। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने जो है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से दरखास्त करी कि उसको क्या चाहिए? लोन चाहिए। ठीक है, उसको क्या चाहिए? लोन चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, गवर्नमेंट के बहुत खर्चे थे, हर एक चीज में गवर्नमेंट का कंट्रोल था। तो गवर्नमेंट के पास पैसे की तंगी आ गई थी, लेकिन देश में ग्रोथ करनी है, देश में डेवलपमेंट करनी है, तो गवर्नमेंट को खर्चे तो करने पड़ेंगे। सो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने क्या किया? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से दरखास्त करी, मतलब उनसे अपील किया, उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमें क्या चाहिए? लोन चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको लोन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको जो है अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा। ये पॉलिसीज वो कहती है कि सही नहीं है, आपको एक नई पॉलिसीज लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस सिचुएशन पे जो है हमने जो अपनी पुरानी पॉलिसी थी, जो हमारी एलक्यूपी पॉलिसी थी, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया था? एलपीजी पॉलिसीज में कन्वर्ट कर दिया था। यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लेके आए थे। हमने नई पॉलिसीज लेके आए थे और फिर हमें जो है $7 बिलियन का जो है लोन मिल गया था। ठीक है जी, समझ आए? इस हमने चेंज कर दिया तो हमें इतने का लोन मिल गया था, हमारे देश की सरकार को इतने का लोन मिल गया था। तो हमें अपनी पॉलिसीज में क्या करना पड़ा? चेंजेस लाने वाले। तो यही मेरे बच्चे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब होता है। रिफॉर्म्स का मतलब चेंजेस, है ना। देश में डेवलपमेंट लाने के लिए, देश में ग्रोथ लाने के लिए हमने क्या करे थे? अपनी पॉलिसीज में चेंजेस करे थे। तो वही है, इट रेफर टू सेट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। हमें एक नई पॉलिसीज लेके आनी ताकि हम अपने देश में क्या कर सके? ग्रोथ कर सके, अपने देश में क्या कर सकते? डेवलपमेंट कर सके। अब हमें पता है 3 इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हमारे देश में आई थी,
LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है मेरे बच्चे, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम देना, आजादी देना। किसको फ्रीडम देना? एक प्राइवेट सेक्टर को, एक प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, एक प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम देना। क्योंकि पहले प्राइवेट सेक्टर का, अगर आपको पता है, हर एक चीज प्राइवेट सेक्टर का, मतलब अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट का हर एक चीज में कंट्रोल था, है ना। इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कुछ भी ले लो, हर चीज में गवर्नमेंट का कंट्रोल था। तो गवर्नमेंट ने अब क्या दे दी, अब क्या आ गया, लिबरलाइजेशन आ गया। लिबरलाइजेशन के आने से क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर को क्या दे दी गई, फ्रीडम दे दी गई, ठीक है, फ्रॉम ऑल द कंट्रोल्स इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल्स थे, है ना, हर चीज में जो गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता था, हर एक चीज से जो है अब क्या दे दी गई थी, प्राइवेट सेक्टर को आजादी दे दी गई थी। अब हम कुछ सेक्टर्स रिफॉर्म्स की बात करेंगे, क्या क्या, कहां, किन किन सेक्टर्स में चेंजेस आए थे, हम वहां पे बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, यानी इंडस्ट्रीज में कुछ चेंजेस आए थे। दूसरा मेरे बच्चे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंस यानी पैसे से रिलेटेड भी कुछ चेंजेस आए थे। टैक्स रिफॉर्म, टैक्स से रिलेटेड कुछ चेंजेस आए थे हमारे देश में, ठीक है, अंडर लिबरलाइजेशन, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस आए थे। नेक्स्ट है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, यानी हम 5 रिफॉर्म्स पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है, जिसमें चेंजेस आए थे। रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंजेस आना। तो सबसे पहले समझते हैं मेरे बच्चे, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या है मेरे बच्चे। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर है कि इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आए थे हमारे देश में। तो सबसे पहला है अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। क्या है मेरे बच्चे, अबॉलिशन का मतलब क्या है, अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब क्या है कि पहले जो है प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्री को खोलने के लिए सरकार से, यानी गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। क्या लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। उनको इंडस्ट्री को खोलना है, देन दे नीड टू टेक द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। लेकिन अबॉलिशन कर दिया, यानी अब देयर इज नो नीड टू टेक द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब जो है प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्री को खोलने के लिए कोई लाइसेंस लेना नहीं पड़ता। लेकिन कुछ 5 इंडस्ट्रीज है जिसमें उनको अभी भी आज लाइसेंस लेना पड़ता है, जैसे कि लीक्वर हो गया, सिगरेट, डिफेंस गुड्स हो गया, आपकी डिफेंस गुड्स जैसे कि बम बारूद, ये सारी चीज होगी। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिवनेस वाले जो है, या डेंजरस कोई केमिकल वाले इंडस्ट्रीज है, तो उनको अभी भी जो है सरकार से क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। देखो भाई, पहले जो है पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली थी, मेजर रोल किसका था, पब्लिक सेक्टर का था, और सेकेंडरी रोल किसका था, एक प्राइवेट सेक्टर का। यानी प्राइमरी रोल किसका था, पब्लिक सेक्टर का यानी गवर्नमेंट का, और सेकेंडरी रोल किसका था, एक प्राइवेट सेक्टर का। तो अगर आपको याद हो, अकॉर्डिंग टू आईपीआर एक्ट 1956, ठीक है, तो ध्यान समझिए, 17 इंडस्ट्रीज जो थी पहले जो है पब्लिक सेक्टर के अंडर आती थी, और 12 इंडस्ट्रीज जो है मेरे बच्चे वो किसके अंडर आती थी, प्राइवेट सेक्टर के अंडर आती थी। लेकिन अब क्या किया गवर्नमेंट ने, यानी पब्लिक सेक्टर ने अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यानी पहले जो है 17 इंडस्ट्रीज जो है गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर के अंडर आती थी, उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब कम इंडस्ट्रीज जो है मेरे बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर के अंडर आती है। पहले 17 से 8 हुआ, अब 8 से जो है 3 होगा। कब, इन 2010-11, 8 से 3 इंडस्ट्री, यानी ये 3 इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज है जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट खोल सकती है, बाकी इंडस्ट्रीज एक प्राइवेट सेक्टर खोल सकता है। एक एटॉमिक एनर्जी, एक रेलवे वाली और एक डिफेंस इक्विपमेंट वाली, ये इंडस्ट्रीज जो है मेरे बच्चे पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट के अंडर आती है, बाकी इंडस्ट्रीज जो है एक प्राइवेट सेक्टर खोल सकता है। एम आई क्लियर? ये बस सिंपल सी बात है। तो पहले 17 आती थी, 17 से 8 हुआ, इतना कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कम हुआ, फिर 8 से 3 हो गया। चलिए, अब फटाफट से चलते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट है डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज का मतलब देखिए, ध्यान से, पहले अगर आपको याद हो, या मैं आपको समझा देती हूँ, ध्यान से। पहले अगर मैं बात करूं, क्या होता था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती थी हमारे देश में, है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती थी, जिसका ऑब्जेक्टिव ही क्या था, देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और दूसरा देश में इक्वेलिटी लेके आना, है ना, आपको पता है। तो हमारे देश में कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती थी। जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज्यादा खत्म होती जा रही थी हमारे देश में, उस टाइम की बात है, 1950 से 1990 तक की हम बात करें, बहुत ज्यादा जो है खत्म होती जा रही थी। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दीज इंडस्ट्रीज, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए फिक्स कर दिया, कुछ गुड्स की प्रोडक्शन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए फिक्स कर दी, है ना, रिजर्वेशन कर दिया। यानी हैंडलूम के प्रोडक्ट्स, हैंडलूम जैसे कि बेडशीट, ये चद्दरें वगैरह, है ना, बेडशीट, टॉवल वगैरह, हैंडलूम के प्रोडक्ट्स, और सिल्क के प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ कौन प्रोड्यूस करेगा, एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेगी। लेकिन आफ्टर लिबरलाइजेशन क्या हुआ, फ्रीडम दे देगी। अब क्या कर दिया, डी रिजर्वेशन, पहले रिजर्वेशन कर दी थी कि ये गुड्स की प्रोडक्शन सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करेंगे, हैंडलूम और सिल्क की प्रोडक्शन सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करेंगे, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब डी रिजर्वेशन मतलब अब रिजर्वेशन को हटा दिया गया और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फ्रीडम दे देगी कि अब वो किसी भी गुड की प्रोडक्शन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो वो करना चाहे। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब क्या होगा,
पहले क्या होता था, अगर एक प्राइवेट सेक्टर को प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, एक्सपेंड करना है या बिजनेस को एक्सपेंड करना है, दे नीड टू टेक द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब ऐसा नहीं है, अगर उनको प्रोडक्शन बढ़ानी है, अगर उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो अब उनको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। अगर उनको प्रोडक्शन एक्सपेंड करनी है, तो अब उनको जो है लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट से। नेक्स्ट है फ्रीडम टू इंपोर्ट द कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब मेरे बच्चे कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीनें वगैरह होगी, है ना, मशीनें होगी या टेक्नोलॉजी वगैरह होगी। पहले क्या होता था, अगर मुझे बाहर की कंट्री से टेक्नोलॉजी या मशीन वगैरह खरीदनी है, तो मुझे जो है गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं है, अगर मुझे बाहर की कंट्री से कोई भी मशीन वगैरह इंपोर्ट करनी है, तो अब मुझे गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी फ्रीडम दे दी गई थी एक प्राइवेट सेक्टर को। नेक्स्ट है मेरे बच्चे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल मतलब एक पैसे से रिलेटेड है। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर क्या क्या आता है, एक बैंकिंग है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग आपको पता है, इसमें सारे बैंक्स वगैरह के पैसे से रिलेटेड है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह आ जाती है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट यानी जहां पे आप शेयर्स का एक्सचेंज करते हो, यानी एक ऐसी मार्केट जहां पे आप शेयर्स को खरीदते हो या तो बेचते हो। मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, राइट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी। मार्केट का मतलब होता है खरीदना बेचना, जहां पे आप खरीदते बेचते हो, यानी कि ऐसी मार्केट जहां पे आप फॉरेन करेंसी को खरीदते हो या तो बेचते हो। तो ये क्या है, आपके सारे के सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर आते हैं। अब फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस कर दिए थे, तो हम बात करते हैं। जो आरबीआई का रोल है वो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर हो गया था। रेगुलेटर मतलब सिर्फ रूल्स रेगुलेशन बनाना, फैसिलिटेटर का मतलब होता है फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। देखिए, एज अ रेगुलेटर आरबीआई क्या करता था, आरबीआई ही पहले जो है इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करता था और सारे के सारे कमर्शियल बैंक को फॉलो करने पड़ते थे। देखो, हमें पता है आरबीआई क्या है, सारे बैंकों का बाप है। आरबीआई क्या है, सारे बैंकों का बाप है। तो एज अ रेगुलेटर आरबीआई क्या करता था, इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करता था और सारे के सारे बैंकों को क्या करने पड़ते थे मेरे बच्चे, फॉलो करने पड़ते थे। लेकिन अब क्या, उसका रोल हो गया चेंज, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर। अब आरबीआई जो है, अगर मैं बात करूं, अब आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को पावर देता है कि वो खुद से इंटरेस्ट रेट को डिसाइड कर सकते हैं। यानी अब फैसिलिटेटर का वो रोल प्ले कर रहा है। पहले रेगुलेटर था, रेगुलेटर मतलब जो खुद रूल्स रेगुलेशन बनाता, पहले इंटरेस्ट रेट आरबीआई डिसाइड करता था, सबको सब कमर्शियल बैंक को फॉलो करना पड़ता था। अब आरबीआई उनको पावर देता है, कमर्शियल बैंक को पावर देता है कि वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो एज अ फैसिलिटेटर कब रोल प्ले करते हैं कमर्शियल बैंक, यानी जितने भी हमारे देश के बैंक्स हैं, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, है ना, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चे ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स आफ्टर 1991। तो क्या हुआ था, हमारे देश में बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स जो है खुलने लग गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगी थी, एफडीआई की फॉर्म में, एफआईआई के फॉर्म में हमारे देश में बहुत ही ज्यादा पैसा आने लग गया था। ठीक है, तो पैसे से रिलेटेड है। देखिए भाई, पहले जो है हमारे देश की सरकार फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करती थी। वो कोशिश करती थी कि बाहर की कंट्री से कम पैसा जो है इन्वेस्टमेंट जो है ले। क्यों? क्योंकि उनको लगता था यार मसे ही अंग्रेजों को भगाया है। बहुत साल अंग्रेजों ने जो है हमारे देश को क्या कर लिया, गुलाम कर लिया। अब ये नहीं कि बाहर का बंदा आया और हमारे देश में इन्वेस्टमेंट के नाम पे फिर से हमारे देश को कोई अंग्रेज आके फिर से गुलाम बना ले। तो उनको डर लगता था बाहर की कंट्री से इन्वेस्टमेंट लेने में। तो वो सोचते थे कि इससे अच्छा तो हम लोन ले लेंगे, लोन लेके उनका ब्याज के समेत उनका अमाउंट चुका देंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। लेकिन अब जो है आफ्टर लिबरलाइजेशन हर एक चीज में फ्रीडम होगी, है ना। तो हमें तो क्या हुआ, अब हमारे देश में क्या होने लगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगी। एफडीआई की फॉर्म में हमारे देश में पैसा आने लगे, एफआईआई की फॉर्म में, एफआईआई मतलब बाहर के इन्वेस्टर हमारे कंपनीज के शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करने लगे। एफडीआई का मतलब ये है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है बड़ी बड़ी एमएनसीज आ गई हमारे देश में, जो है इन्वेस्टर्स आके बिल्डिंगे खरीद रहे हैं, मशीनें वगैरह खरीद रहे हैं, प्रोडक्शन में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एमएनसीज आगे प्रोडक्शन में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे देश की ग्रोथ और जीडीपी से रिलेटेड, है ना। जितनी ज्यादा देश में एफडीआई आएगी, उतनी ज्यादा देश में प्रोडक्शन होगी, जितनी ज्यादा देश में प्रोडक्शन होगी, उतनी ज्यादा हमारे देश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है मेरे बच्चे बढ़ने लगी थी। एक्सपेंशन ऑफ वेरियस बैंक ब्रांचेस। हमारे देश में बहुत सारे बैंक्स की ब्रांचेस खुलने लगी थी, यानी एक ही बैंक के बहुत सारे ब्रांचेस। अगर आपने भी देखा होगा, आपका अगर छोटा सा भी शहर है, अगर मैं एसबीआई का बैंक लेती तो एसबीआई का बैंक भी कम से कम 2 से 3 तो हर छोटे से छोटे शहरों में भी आपको मिल जाएंगे। तो बैंक्स की ब्रांचेस भी जो है धीरे धीरे खुलने लगी थी। तो ये है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, जो हमने कुछ चेंजेस देखे थे आफ्टर लिबरलाइजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे बच्चे टैक्स रिलेटेड रिफॉर्म्स क्या है, टैक्स रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आए थे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स यानी जिसका बर्डन मैं किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकती। डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स, जो मुझे खुद ही पे करना है, यानी मुझे अपने इनकम का पोर्शन जो है सरकार को पे करना है, जिसका बर्डन मैं किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकती, राइट। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी, अगर आपको पता है, आज मैं
जरूर पे कर रही हूँ लेकिन कल को मैं अपने कस्टमर से वसूल कर लूंगी। यानी ये जो बर्डन है टैक्स का जो मेरे ऊपर लगा है, इसका बर्डन मैं किसी और पर्सन पे शिफ्ट कर सकती हूँ। ये तो इनडायरेक्ट टैक्स जो आज मैं जरूर पे कर रही हूँ लेकिन कल को अपने कस्टमर से क्या कर लेती हूँ, वसूल। तो इसका बर्डन जो है शिफ्ट किया जा सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डायरेक्ट टैक्स पे इसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब बात करते हैं प्रायर टू लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन आने से पहले हमारा टैक्स स्ट्रक्चर कैसा था, हमारा टैक्स रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो पहले जो है हेवी टैक्सेस होते थे, यानी बहुत ज्यादा ह्यूज टैक्सेस लगाए जाते थे। इस वजह से लोग जो है टैक्स की चोरियां करते थे, बचने की कोशिश करते थे कि टैक्स से जितना हो सके वो बच सके। टैक्स की चोरियां होने लग गई थी और इस वजह से गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज थे वो कम होने लग गए थे। नेक्स्ट है टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। बहुत सारे टैक्सेस होते थे, वैट हो गया, सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, मतलब बहुत सारे टैक्सेस होते थे। तो टैक्स स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा क्या होता था, कॉम्प्लिकेटेड। हाई टैक्स रेट होने की वजह से क्या होने लगा, हमारे देश में प्रॉब्लम होने लगी टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब था टैक्स की चोरियां होने लगी, जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लॉस होता था, विच क्या बोला है, कॉजिंग लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। अब लोग टैक्स से बचते थे, है ना, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को अपने खातों में रिकॉर्ड नहीं करते थे, शो नहीं करते थे, ताकि टैक्स से बच सके, टैक्स उनको ना पे करना पड़े, राइट। और इस वजह से लोग टैक्स की चोरियां करते थे, इस वजह से गवर्नमेंट के रिवेन्यूज बहुत ज्यादा कम होते थे। लेकिन अगर मैं आफ्टर लिबरलाइजेशन की बात करूं, रिडक्शन टैक्स रेट, हमारे देश में जो टैक्स रेट है धीरे धीरे कम हो गया। इस वजह से फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि टैक्स के कम होने की वजह से अब लोग टैक्स की चोरियां नहीं करते, अब लोग टैक्स इजिली पे कर देते। इस वजह से गवर्नमेंट के रिवेन्यूज भी जो है मेरे बच्चे बढ़ने लगे थे। सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, अब टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गया है ना। जैसे अगर आपको पता है जीएसटी की बात करें तो जीएसटी ने कितने सारे टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया है ना, जैसे कि वैट को रिप्लेस कर दिया, तो जीएसटी ने बहुत सारे टैक्सेस को जो है मेरे बच्चे रिप्लेस कर दिया। तो अब जो है टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गया। तो अब हमने यहाँ पे जीएसटी की बात करी तो थोड़ा जीएसटी के बारे में जान लेते हैं। तो जीएसटी कब आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो इन 2016 द इंडिया पार्लियामेंट इनेक्टेड जीएसटी, फुल फॉर्म देख लेना। इंडियन पार्लियामेंट ने क्या निकाला था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स निकाला था। और कब आया था ये, इन 2016 के अंदर जो है जीएसटी आ गया था। लेकिन कब से फॉलो होने लगा था, दिस लॉ came into effect from 1st जुलाई 2017। ये आज चाहे 2016 में गया था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन ये कब से फॉलो होने लगा था हमारे देश में, वो होने लगा था 1st जुलाई 2017। जीएसटी हैज मेड द टैक्स स्ट्रक्चर मोर सिंप्लीफाइड। जीएसटी की वजह से हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गया, क्योंकि जीएसटी ने बहुत सारे टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया, आप लोगों को पता है। और इसकी वजह से अब टैक्स स्ट्रक्चर इतना ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गया, तो अब लोग जो है थोड़ी चोरियां कम करने लगे हैं टैक्स की वगैरह वगैरह। तो इस वजह से गवर्नमेंट के जो रिवेन्यूज है बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, टैक्स रिवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट जो है बढ़ने लगे। जीएसटी ने टैक्स स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड कर दिया है और इस वजह से मेरे बच्चे क्या होने लगा, इस वजह से है गवर्नमेंट की जो रिवेन्यूज है, टैक्स रिवेन्यूज जो है गवर्नमेंट के बढ़ने लगे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं मेरे बच्चे। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स क्या है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है फॉरेन करेंसी से रिलेटेड क्या क्या रिफॉर्म्स आए, यानी क्या क्या चेंजेस है। तो अगर मैं बात करूं लिबरलाइजेशन के आने से पहले हमारे देश में जो है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब है यहाँ पे जो रेट ऑफ एक्सचेंज है, रेट ऑफ एक्सचेंज कौन डिसाइड करता था, गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता था कि $1 $60 का है या $1 $70 का है या $1 $80 का है, ये कौन डिसाइड करता था, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये कब था, बिफोर लिबरलाइजेशन। लेकिन अगर मैं लिबरलाइजेशन आफ्टर लिबरलाइजेशन की बात करूं, हमें पता है 1991 में ही हुआ। तो 1991 में जो है हमारे देश की सरकार ने क्या किया, डीवैल्यूएशन कर दिया, पहला स्टेप लिया था। डीवैल्यूएशन हैज द फर्स्ट स्टेप इनिशिएटेड इन 1991। जब हमारे देश में लिबरलाइजेशन आया 1991 के अंदर, तो हमारे देश की सरकार ने क्या कर दिया, डीवैल्यूएशन ले आई थी। डीवैल्यूएशन का मतलब है जानबूझकर अपने देश की, अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को डाउन करा था, जानबूझ के करने का मतलब ये है, ध्यान समझिए। मान लो अगर $1 मान लो $60 का था, अब उसको क्या कर दिया, $1 $70 का कर दिया, जानबूझकर। डीवैल्यूएशन जानबूझकर देश की गवर्नमेंट ने किया था। ये ऐसा, अगर आप देख रहे हो फॉरेन एक्सचेंज रेट तो बढ़ रहा है, लेकिन जो वैल्यू है हमारे देश की, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की इन इंटरनेशनल मार्केट, वो क्या हो रही है, कम। यानी पहले $1 खरीदने के लिए $60 देने पड़ते हैं, वही $1 खरीदने के लिए हमारे देश से $70 जा रहे हैं। जानबूझ के गवर्नमेंट ने किया था। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था गवर्नमेंट का, यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव थे मेन बच्चे। एक ऑब्जेक्टिव था एक्सपोर्ट को बढ़ाना और दूसरा ऑब्जेक्टिव था एफडीआईज को बढ़ाना। देखो भाई सीधी सी बात है, अब मैं एक्सपोर्ट कर रही सामान बेच रही हूँ, तो पहले 60 के हिसाब से पैसा आ रहा था, 70 के हिसाब से पैसा आ रहा था, फायदा हुआ। दूसरा एफडीआईज की फॉर्म में ज्यादा आएगा, पहले हमारे देश में 60 के हिसाब से पैसा आ रहा था, अब किसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो रही है हमारे देश में, 70 के हिसाब से, है ना। तो सीधी सी बात है। तो वही बात करें जो है हमारे देश की सरकार ने क्या था, डीवैल्यूएशन लेके आई थी। कब लेके आई थी, 1991 में लेके आई थी। मेन
मेन ऑब्जेक्टिव था एक्सपोर्ट को बढ़ाना और एफडीआई को बढ़ाना। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, आफ्टर द डिवैल्यूएशन इन 1991, इसके बाद जो है हमारे देश की सरकार ने क्या अडॉप्ट किया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को अडॉप्ट किया। इसके तहत इसने क्या किया, यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज को कैसे डिसाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है और फाइनल किया जाता है कि $1 का रेट क्या रहेगा। यहाँ से मान लो निकल के आया 60 रुपए, तो यानी फिक्स क्या कर दिया, $1 इक्वल टू 60 रुपए, राइट। तो यहाँ पे अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो बस यही हमने बात करी, पहले फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था, 1991 में डिवैल्यूएशन किया गया और उसके बाद हम क्या लेके आए थे हमारे देश में, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम लेके आते हैं जहां पे मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या है, यानी ट्रेड यानी व्यापार से रिलेटेड, व्यापार मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो है थोड़े बहुत चेंजेस आए थे। क्या क्या चेंजेस लेके आए थे, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, यानी अब क्या हो गया था, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया था। पहले जो है बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी कि हम सिर्फ इतना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, वो सारे के सारे जो क्वाटास थे, जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थी वो हटा दी गई थी। अब जो है जितना मर्जी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारे देश में हो सकता है। नेक्स्ट क्या, एक्सपोर्ट ड्यूटीज को हटा दिया गया, एक्सपोर्ट ड्यूटीज को रिडक्शन कर दी गई, यानी कम कर दिया गया, यानी एक्सपोर्ट ड्यूटी पे, एक्सपोर्ट पे अब कम टैक्सेस लग रहे हैं, तो इस वजह से अब क्या होने लगे, ज्यादा एक्सपोर्ट होने लग गया हमारे देश में, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इससे जो है हमारे देश में बढ़ने लग गया, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटीज को भी रिडक्शन कर दिया, कम कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटीज भी कम करने की वजह से क्या हो गया, हमारे देश में अब ज्यादा इंपोर्ट होने लग गया। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग। पहले क्या होता था मेरे बच्चे, इंपोर्ट पे लाइसेंस लेना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। अगर मैं बात करूं, पहले हमारे देश की सरकार ये चाहती थी कि हम कम से कम इंपोर्ट करें। अगर आपको याद हो, हमने एक टॉपिक पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, कौन सा टॉपिक था, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, अगर आपको याद हो, या जिसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है ना। इंपोर्ट को कम करना चाह रही थी, है ना, कि हम बाहर की कंट्री से ना खरीदे, अपने देश में प्रोडक्शन करें ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट हो, है ना, हम सेल्फ डिपेंडेंट बने। अब क्या कर दिया गया, इंपोर्ट पे, उस टाइम पहले क्या होता था, इंपोर्ट पे लाइसेंस मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। अब जो है आपको क्या कर दिया, रिलैक्सेशन कर दी, रिलैक्सेशन मतलब छूट दे दी। अब इंपोर्ट पे लाइसेंस मिलना हमें बहुत ज्यादा आसान हो गया और इस वजह से अब ज्यादा जो है हमारे देश में क्या होने लगा, इंपोर्ट होने लगा। लेकिन कुछ केसेस है जहां पे अभी भी बहुत मुश्किल होता है इंपोर्ट पे लाइसेंस मिलना, जैसे कि अगर हम कुछ हैजार्डियस गुड को इंपोर्ट कर रहे हैं या एनवायरमेंट सेंसिटिव इंडस्ट्रीज जो होती है, मतलब वो कोई प्रोडक्ट ऐसा जो एनवायरमेंट के लिए डेंजरस है, हार्मफुल है, और वो प्रोडक्ट को अगर हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है जी, तो उस केस में जो है इंपोर्ट पे लाइसेंस मिलना थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाता है। चलिए जी, नेक्स्ट है मेरे बच्चे, प्राइवेटाइजेशन का टॉपिक करने वाले हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, अब देखो हमें पता है हमारे पहले जो है सारा का सारा कंट्रोल किसका था, गवर्नमेंट का था, मोनोपोली थी गवर्नमेंट की, ठीक है। और हर चीज में गवर्नमेंट का कंट्रोल था, गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। इस वजह से हो क्या रहा था, बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा था, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर जो है बहुत ज्यादा लॉसेस में जा रहा था, यानी जो पब्लिक सेक्टर है वो बहुत ज्यादा लॉसेस में जा रहा था, अच्छे से काम नहीं हो रहा था, एफिशिएंटली वर्क नहीं हो रहा था, है ना। सीधी सी बात है, आप सबको पता है कि क्या क्या इश्यूज हो रहे थे, है ना। बहुत ज्यादा लॉसेस में जा रहा था, पिलफरेज, चोरियां बहुत हो रही थी, है ना, कोई भी सीरियस होकर काम नहीं करता था, बहुत नुकसान हो रहा था गवर्नमेंट सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर में। और इस वजह से गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे थे, बिना बात के गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा खर्चे हो रहे थे। अब क्या लेके आ गए हम, प्राइवेटाइजेशन लेके आ गए। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अपने शेयर जो है वो किसको बेच दी, प्राइवेट सेक्टर को बेच दी, यानी डिसइन्वेस्टमेंट कर दी है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब एक तरह से प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कन्वर्ट करना पब्लिक सेक्टर को, गवर्नमेंट सेक्टर को, किस में, इनटू अ प्राइवेट सेक्टर में, यानी वो अपने शेयर जो है वो किसको बेच रही है, टू दी प्राइवेट सेक्टर में। अब प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर का थोड़ा रोल कम हो रहा है, तो एक तरह से गवर्नमेंट का बर्डन भी अब कम हो रहा है। पहले गवर्नमेंट को बहुत खर्चे करने पड़ते, अब गवर्नमेंट का थोड़ा सा जो बर्डन है सिर पे वो थोड़ा सा कम हो गया, है ना। सीधी सी बात समझ रहे हैं। अब दो तरीके हैं प्राइवेटाइजेशन करने की। पहला है जब गवर्नमेंट अपने सेल कर दे एंटरप्राइजेस टू दी प्राइवेट एंटरप्राइजेस, यानी जब गवर्नमेंट जो है अपने शेयर्स वगैरह, कंपनी के शेयर्स किसको बेच दे, टू दी प्राइवेट एंटरप्राइजेस, प्राइवेट ओनर को बेच दे, तो एक तरह से इसी को हम डिसइन्वेस्टमेंट भी बोल देते हैं। दूसरा है विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स एंटरप्राइजेस। मिक्स एंटरप्राइजेस का मतलब होता है कुछ ऐसी एंटरप्राइजेस होती है जिसमें दोनों का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का भी रोल होता है और एक प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होता है, यानी दोनों सेक्टर का रोल होता है, गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट सेक्टर का भी। मान लो दोनों 50-50% पे, एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, ठीक है, एग्जांपल। लेकिन हमें ये पता जनरली जो मेजर रोल था पहले गवर्नमेंट का था, यानी प्राइमरी रोल गवर्नमेंट का था, और सेकेंडरी रोल किसका था, जल्दी से बताइए, सेकेंडरी रोल किसका था, प्राइवेट सेक्टर का। अच्छा, अगर आपको याद हो आईपीआर में हमने 3 टायर्स पढ़े थे ना, कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें गवर्नमेंट
और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही कंट्रोल था। मेजर रोल, प्राइमरी रोल गवर्नमेंट का होता था और सेकेंडरी रोल किसका होता था? प्राइवेट सेक्टर का होता था। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अपना कंट्रोल क्या है, अपनी जो ओनरशिप है वो विड्रॉल कर ली, यानी अपना ओनरशिप निकाल ली, अपनी मैनेजमेंट निकाली। सो पूरा का पूरा कंट्रोल अब किसका होगा? प्राइवेट सेक्टर का। तो वही बोल रहे हैं, विड्रॉल निकाल लिया, किसे? गवर्नमेंट ने निकाल लिया, अपनी ओनरशिप निकाल लिया, अपनी मैनेजमेंट राइट निकाल लिया, फ्रॉम द मिक्स एंटरप्राइजेस से निकालिए, तो पूरा का पूरा कंट्रोल किसका हो जाएगा? प्राइवेट सेक्टर का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। अब अगला जो टॉपिक है वो डिसइन्वेस्टमेंट है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या होता है? अगर मैं बात करूं, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जब एक गवर्नमेंट अपने शेयर्स को, अपनी जो पब्लिक सेक्टर की जो शेयर्स है वो किसको बेच दे? टू दी प्राइवेट, एक प्राइवेट ओनर को बेच दे, उसी को मेरे बच्चे हम क्या बोलते हैं? मेरे बच्चे डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सो इट इज टाइप ऑफ प्राइवेटाइजेशन का ही एक तरह से टाइप, एक पार्ट है। सो ऐसी सिचुएशन है जब गवर्नमेंट जो अपने शेयर्स वगैरह सेल कर दे, शेयर्स किसको बेच दे? कौन से शेयर्स? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी पब्लिक सेक्टर के जो शेयर्स है वो किसको बेच दे? टू दी प्राइवेट इन्वेस्टर को बेच दे, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। फायदा क्या होगा डिसइन्वेस्टमेंट से? पहला फायदा है इंप्रूव प्रोडक्शन। देखो भाई, अब प्राइवेट सेक्टर का रोल होगा, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ गया तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही होगा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे, ज्यादा से ज्यादा बेचे और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। तो इससे क्या होगी? प्रोडक्शन बढ़ेगी, मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट के हाथ में था तो बहुत ज्यादा मोनोपोली हो रही थी गवर्नमेंट की, और अच्छे से काम नहीं हो रहा था, एफिशिएंटली काम नहीं हो रहा था, है ना, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे थे, है ना, क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रही थी हमारे देश की सरकार, बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे थे, चोरियां हो रही थी, है ना, ये सब हमने पढ़ लिया। अब जब प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होगा तो मैनेजरियल एफिशिएंसी जो है अच्छी होगी, अच्छे से मैनेजमेंट जो है अच्छी होगी, अच्छे से काम होगा, है ना। नेक्स्ट है फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। देखो सीधी सी बात है, अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ गया तो वो मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करेगा प्रोडक्शन को करने में, जिस वजह से ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, देश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आएगी। आपको पता है ना, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा देश का जीडीपी, जितनी ज्यादा देश का जीडीपी उतना ही ज्यादा देश में क्या आएगी? ग्रोथ और डेवलपमेंट आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है यूज टू मैनेज द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब, फिस्कल का मतलब है जो गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट के रिसीट से रिलेटेड है। ठीक है, रिसीट्स से रिलेटेड है। और डेफिसिट मतलब ये वाली सिचुएशन जब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा, गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है। देखिए भाई, अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? बेच दिया। अब बेच दिया प्राइवेट सेक्टर तो गवर्नमेंट को खर्चे अब कम करने पड़े, खर्चे कम करने पड़े तो फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम ठीक होगी। दूसरा, अब बेच रही है तो गवर्नमेंट के बल्कि पैसा आ रहा है, रिसीट्स गवर्नमेंट के बढ़ेंगे, रिसीट्स गवर्नमेंट के बढ़ेंगे तो फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम जो है कंट्रोल में आ जाएगी, मैनेज हो जाएगी। देखो सीधी सी बात है, हमें पता है पहले जो है हर चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, तो गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा अननेसेसरी खर्चे हो रहे थे, एक्सपेंडिचर हो रहे थे और देश में फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम आ रही थी। अब क्या किया? अब जो है गवर्नमेंट ने जो है प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, तो अब गवर्नमेंट को अननेसेसरी खर्चे नहीं करने पड़ रहे हैं, अननेसेसरी खर्चे अब गवर्नमेंट को नहीं करने पड़ रहे, तो इस वजह से फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम को भी क्या किया जा रहा है? मैनेज किया जा रहा है। अब बात करते हैं नीड, क्यों प्राइवेटाइजेशन लेके आने की जरूरत थी हमारे देश में, क्यों? तो यहाँ पे पूरा का पूरा हम निचोड़ पड़ेंगे कि गवर्नमेंट का क्या रोल था, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, और क्यों हमें प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा, क्या क्या कमियां हो रही थी जिसकी वजह से हमें प्राइवेटाइजेशन लेके आना पड़ा। तो ध्यान समझिए। तो समझिए, सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1956 सेकंड 5 ईयर प्लान। देखो भाई, जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस था, इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने का जो कंसेप्ट है वो कहां से शुरू हुआ? आईपीआर 1956 से शुरू हुआ कि हमें इंडस्ट्रीज को क्या करना है? अच्छे से ग्रो करना है। तो अकॉर्डिंग टू आईपीआर एक्ट 1956, 17 इंडस्ट्रीज जो थी वो गवर्नमेंट के अंडर थी और 12 इंडस्ट्रीज जो थी प्राइवेट सेक्टर के अंडर थी। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर थी, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा कंट्रोल किसका था? गवर्नमेंट का ही था। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस इंपोज करती थी गवर्नमेंट, जो एक प्राइवेट सेक्टर को फॉलो करने पड़ते थे। ठीक है, सो देयर वर अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस थी प्राइवेट सेक्टर के लिए। उनको जो है लाइसेंस लेना पड़ता था प्रोडक्शन को करने के लिए। इवन अगर उनको प्रोडक्शन बढ़ानी है तो भी उनको लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट के। अगर उनको बिजनेस एक्सपेंड करना है, इवन देन उनको जो है गवर्नमेंट से, जो है प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। हमें पता है पूरा का पूरा कंट्रोल ही गवर्नमेंट का था, है ना। तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, उनको लाइसेंस राज था, आपको पता ही है। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इंडस्ट्रियल सेक्टर की, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ और डेवलपमेंट लाने में। और गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब गवर्नमेंट के एफर्ट्स और गवर्नमेंट की वजह से जो है हमारे देश में डाइवर्सिफिकेशन हो गई थी इंडस्ट्रीज की, यानी बहुत सारी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो है हमारे देश में जो है मेरे बच्चे खुलने लग गई थी गवर्नमेंट के एफर्ट्स की वजह से, राइट। सो ड्यू टू स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीपल स्टार्ट शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज। अगर आपको पहले पता है, अंग्रेजों के समय की बात करें तो हम ऑलमोस्ट किस पे डिपेंडेंट थे? एग्रीकल्चर पे, कृषि पे, है ना। कृषि राज्य था हमारा, आपको पता है, मतलब हम किस पे डिपेंडेंट थे? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। अब जो है इतना ज्यादा इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट होने लगी, ग्रोथ होने लगी, तो अब लोग जो है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ भी मेरे बच्चे क्या हो गए? शिफ्ट होने लगे। एंड ड्यू टू ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे देश का जो है जीडीपी भी जो है बढ़ने लग गया था।
और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने ही हमें क्या दिए, नवरत्न भी दिए हमारे देश में। गवर्नमेंट ने जो हमें एक नवरत्न, मिनी रत्न, महारत्न, ये अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको दिख जाएगी, आप देख लेना 15 नवरत्न है जो हमें दिए गए। बट धीरे धीरे क्या हुआ, अभी तो हमने बात करी गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस, बता दें कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे दिया। अब बात करते हैं कि क्यों इसको जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम लेके गए, क्यों, क्योंकि हमने देखा बट ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे देखा गया द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टार्ट्स गेटिंग पुअर। धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस जो है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज है उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बुरी होती जा रही थी। द प्रॉब्लम थी क्या, गवर्नमेंट की मोनोपोली हो गई थी, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे थे, एफिशिएंटली काम नहीं हो रहा था, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ह्यूज लॉसेस में जा रही थी, पिलफरेज मतलब चोरियां हो रही थी, करप्शन बहुत ज्यादा था, और इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरत हो गई थी कि अब पब्लिक सेक्टर यानी जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज या जो मर्जी बोलो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कन्वर्ट करना पड़ा प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर को कन्वर्ट करना पड़ा इनटू अ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, सो इन 1991 देयरफॉर देयर नीड हो गई थी, there become a need होगी थी for the government to phase out the public sector enterprises by selling the equity to the private enterprises। तो बहुत ज्यादा जरूरत होगी थी कि गवर्नमेंट को जो है पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस है उसको बेचना पड़ा, किसको, टू दी प्राइवेट इन्वेस्टर को जो है बेचना पड़ा, उसके शेयर्स वगैरह बेचने पड़े। सो द पब्लिक एंटरप्राइजेस वर, अरे 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 कोई बात नहीं, सो द पब्लिक एंटरप्राइजेस, अरे फिर से शांत, चलिए अब क्या है मेरे बच्चे, सो द पब्लिक एंटरप्राइजेस वर रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट एंटरप्राइजेस। सो वही बात करें कि जो गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज थी यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई थी, इनटू अ प्राइवेट सेक्टर। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है, लेकिन जो नवरत्न थी, ध्यान समझिए, लेकिन जो नवरत्न थी उसको कन्वर्ट नहीं किया गया इनटू अ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। क्यों नहीं किया गया, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म कर रही थी, बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम कर रही थी, और यही रीजन है, मतलब बहुत ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रही थी, वहां से हमें ह्यूज प्रॉफिट्स वगैरह थे, और यही रीजन है कि गवर्नमेंट ने इन नवरत्न को कन्वर्ट नहीं किया इनटू अ प्राइवेट सेक्टर में, उसको कन्वर्ट नहीं किया, बस थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करे थे ताकि और ज्यादा वो कॉम्पिटिटिव हो जाए, है ना। तो बस वही लिखा हुआ है कि लेकिन नवरत्न को कन्वर्ट नहीं किया गया बिकॉज ऑफ देयर एफिशिएंट परफॉर्मेंस। दीज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट कमा रही थी। गवर्नमेंट डिसाइड नॉट टू कन्वर्ट द प्राइवेट सेक्टर, नॉट टू कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट सेक्टर बट टू मेक सम चेंजेस फॉर एनहांसिंग द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इन नवरत्न को कन्वर्ट नहीं किया जाएगा इनटू अ प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि ये बहुत अच्छे से काम कर रही थी, एफिशिएंटली काम कर रही थी, प्रॉफिट कमा रही थी। ठीक है, तो उसको नहीं किया, बस इसमें थोड़े बहुत चेंजेस जरूर लाए गए ताकि और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाए। ठीक है, चलिए जी अब ये देख लेना भाई, ये नवरत्न है कुछ। चलिए अब बात करते हैं गेन्स की और फिर इसकी लिमिटेशंस की भी बात करेंगे। अब देखिए प्राइवेटाइजेशन होने से फायदा क्या हुआ हमारे देश में, अब प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल हुआ तो देश में प्रोडक्शन बढ़ने लगी, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट हो गया क्योंकि एमएनसीज भी जो है हमारे देश में आने लगी, तो कॉम्पिटिशन बढ़ गया था हमारे देश में। अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है, अब जो प्राइवेट सेक्टर नई नई टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा था जिससे ज्यादा प्रोडक्शन हो रही थी, ज्यादा प्रोडक्शन हो रही थी, हमारे देश का जीडीपी बढ़ रहा था, हमारे देश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ रही थी। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जो प्राइवेट सेक्टर वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी जो है फोकस कर रहा था, जिसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूव हो गए थे। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी बहुत सारी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो है हमारे देश में खुलने लगी थी, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज, वॉर टाइम गुड्स इंडस्ट्रीज, यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारे देश में खुलने लगी थी। हायर प्रॉफिट, यानी ज्यादा पैसा कमाने लगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो और क्वालिटी पे ध्यान देना है ना, कस्टमर के हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाते थे, तो प्राइसेस थोड़े हायर रखते थे इस वजह से जो है, ताकि वो ज्यादा प्रॉफिट कमाए, ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। बहुत सारी एमएनसीज आ गई थी हमारे देश में, है ना, जिसकी वजह से हमारे देश में कंपटीशन बढ़ा। एमएनसी जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश में आ गई थी, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ा। एफडीआई, एफआईआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में बढ़ गई थी। ठीक है, इस वजह से इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने की वजह से हुआ क्या था, हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से क्या हुआ, हमारे देश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आने लगी थी। मेन फोकस क्या था प्राइवेट सेक्टर का, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, वो प्रोडक्ट इसके हिसाब से बनाते थे कि कस्टमर भी जो है उनका सेटिस्फाई रहे। इससे हुआ क्या था, हमारे देश का जीडीपी बढ़ा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ी तो देश का जीडीपी बढ़ा तो देश में क्या आई, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आई, और गवर्नमेंट का बर्डन भी कम हुआ, क्योंकि पहले जो है हर चीज का गवर्नमेंट का कंट्रोल था, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लॉसेस में जा रही थी, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्चे कर रही थी, एक्सपेंडिचर कर रही थी। अब उसको बेच दिया प्राइवेट सेक्टर, तो गवर्नमेंट का बर्डन एक तरह से कम हुआ, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा अननेसेसरी अब खर्चे नहीं करने पड़ रहे थे, बल्कि गवर्नमेंट की अब इनकम रिवेन्यूज बढ़ गए थे, क्योंकि अब बेच दिया तो बेचने पे भी पैसा आया गवर्नमेंट के पास। दूसरा, बेच दिया, प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा था, तो टैक्स की फॉर्म में भी अब
ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो ज्यादा टैक्स पेगा, ज्यादा टैक्स पे करेगा तो गवर्नमेंट के पास टैक्स की फॉर्म में भी ज्यादा पैसा आ रहा है, तो गवर्नमेंट का बर्डन जो है एक तरह से कम हो गया था। अब बात करते हैं मेरे बच्चे कुछ लॉसेस के बारे में। सबसे पहला जो लॉस था वो था अनएम्प्लॉयमेंट। देश में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हुई थी? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर किस पे फोकस करता था? मशीनों पे फोकस करता था, मशीनों से प्रोडक्शन करता था ताकि ज्यादा ज्यादा बनाए, ज्यादा ज्यादा बेचे, ज्यादा ज्यादा पैसा कमाए, और जिस वजह से बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो रही थी हमारे देश में। दूसरा है इनइक्वालिटी, क्योंकि प्रोडक्ट के प्राइसेस हमें पता है इतने ज्यादा हाई थे कि जो अमीर लोग हैं वो तो अफोर्ड कर लेते थे, बात आती है गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और इस वजह से हमारे देश में जो है अमीरों को तो फर्क नहीं पड़ता, गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से हमारे देश में क्या रही थी? इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही थी। अब बात करते हैं मेरे बच्चे ग्लोबलाइजेशन का जो टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि हमारा भारत बाहर की कंट्रीज, बहुत सारी बाहर की कंट्रीज होती है, हमारा भारत बाहर की कंट्रीज के साथ जो ट्रेड कर रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, उसी को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। अब हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से क्या होता है? हर एक चीज फ्री फ्लो होगी थी, यानी हम अब जितना मर्जी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जितना मर्जी हम इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी बाहर की कंट्री से खरीद सकते हैं, तो उसी को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? टू मेक द रिलेशन ऑफ आवर कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमारे भारत का क्या रिलेशन है बाहर की कंट्री के साथ, सो दैट ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को जो है किया जा सके, यानी हमारे भारत का बाहर की कंट्रीज के साथ क्या रिलेशन है, ताकि ज्यादा ज्यादा हम एक्सपोर्ट करें और ज्यादा ज्यादा हम इंपोर्ट करें। अब हुआ क्या था? हर चीज का फ्री फ्लो हो गया, यानी फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है हम जितना मर्जी गुड्स और सर्विसेज को दे सकते हैं और कितना मर्जी बाहर की कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज ले सकते हैं। फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, हम कितनी मर्जी टेक्नोलॉजी बेच सकते हैं और कितनी मर्जी टेक्नोलॉजी को खरीद भी सकते हैं। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल हो गया, यानी हमारा भारत बाहर की कंट्री पे कैपिटल लगा भी सकते हैं और बाहर वाले भी हमारे देश में लगा सकते हैं। फ्री फ्लो ऑफ लेबर और एक्सपर्टीज हो गया, यानी अब हमारे भारत से बाहर जाते हैं, मतलब हमारे भारत से जो लेबर है वो बाहर की कंट्री में जाके काम कर भी सकती है, और हमारा भारत बाहर की कंट्री से बुला भी सकता है लेबर या कुछ भी एक्सपर्टीज लोगों को, यानी हर एक चीज फ्री फ्लो हो गया। और एक बॉर्डरलेस ट्रेड हो गया, बॉर्डरलेस मतलब बिना किसी बॉर्डर के एक व्यापार होने लगा, है ना, हर एक चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे देश का जो है बढ़ गया, बॉर्डरलेस जो है हमारे देश में ट्रेड होने लग गया, यानी व्यापार होने लग गया, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लग गया। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे बच्चे कुछ स्ट्रैटेजीज जो है अडॉप्ट करी थी ग्लोबलाइजेशन के तहत हमारे देश में, क्या क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करी थी, तो अगर ये तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले ये देख लो, रिडक्शन ऑफ हेवी टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट, कि भाई हेवी टैक्सेस जो लगाए जा रहे थे एक्सपोर्ट पे, यानी जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज वगैरह लगाई जा रही थी उसको कम कर दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या? हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगे, है ना, एक्सपोर्ट हमारे देश का बढ़ गया। इंपोर्ट ड्यूटीज को भी जो है कम कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारे देश का इंपोर्ट बढ़ गया। तो बेसिकली चाहते क्या थे कि अब हर चीज जो है फ्री फ्लो हो जाए, यानी कि जितना मर्जी हम एक्सपोर्ट करना चाहे एक्सपोर्ट करें, जितना मर्जी हम इंपोर्ट करना चाहे इंपोर्ट करें। ठीक है, और क्वार्टर्स हटा दिए थे, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटा दी थी। पहले क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन से सिर्फ इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, इतना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अब वो सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन जो है हटा दी थी, कितना मर्जी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लीजिए। पहले दो पॉइंट ध्यान समझिए, क्या है? इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो भाई, पहले जो लिमिट थी, मतलब अगर मैं बात करूं एलपीजी पॉलिसी से पहले, यानी ग्लोबलाइजेशन से पहले क्या होता था, अगर मैं बात करूं 1991 से पहले की बात करूं, बाहर के लोग हमारे देश में इन्वेस्ट करते थे, तो अगर करते भी थे, है ना, मगर मान लो शेयर्स वगैरह खरीदते थे हमारे देश की कंपनीज के, तो 40% तक ही वो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे हमारे देश में, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि बाहर का बंदा हमारे देश में आके ऑनर बन जाए, या उसमें सारे मैनेजमेंट पावर्स आ जाए उसमें, या उस पर वोटिंग पावर आ जाए, या डिसीजन मेकिंग पावर आ जाए। हम नहीं चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी अंग्रेजों का इतना राज हमने सह लिया था, अब हम नहीं चाहते थे कोई भी फिरंगी आके हमारे देश में फिर से राज करे। हम नहीं चाहते थे, हम नहीं चाहते थे कि उसका फिर से कंट्रोल हो जाए हमारे देश में आके, है ना, हमारे देश में हम नहीं चाहते थे। तो क्या लिमिट थी पहले कि वो कितना ही एक फॉरेन मतलब बाहर का इन्वेस्टर कितना ही हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकता है, 40% तक ही इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा दिया गया, अब इस लिमिट को 51 से 100% तक कर दिया गया, यानी वो इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी अब बाहर का फिरंगी हमारे देश में ओनर बन सकता है किसी कंपनी का। समझ रहे हो? उसमें मैनेजमेंट राइट्स, एक डिसीजन मेकिंग पावर, एक वोटिंग राइट उसके पास आ जाते हैं। तो ये लिमिट को बढ़ाना क्यों किया, ये क्यों लिमिट को बढ़ाई? ताकि वो ज्यादा ज्यादा हमारे देश में इन्वेस्ट करे, क्योंकि उसको लगेगा अच्छा मैं इस कंपनी को मालिक बन सकता हूं, तो वो ज्यादा ज्यादा हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होगी। जितनी ज्यादा हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होगी उतना ही हमारे देश के लिए अच्छा है ना, सीधी सी बात है। तो पहले जो इक्विटी लिमिट थी वो कितनी थी? सिर्फ सिर्फ 40% थी। अब उस लिमिट को क्या कर दिया? बढ़ा दिया है, 40 से क्या कर दिया, 51 से 100%। आपको पता है ना, इतनी मिनिमम होनी चाहिए एक कंपनी के ऑनर बनने के लिए, है ना, ऑनरशिप राइट, एक मैनेजमेंट राइट, एक डिसीजन मेकिंग पावर एक इंसान की तब होती है अगर उसके इसके पास अगर इतने परसेंट शेयर हो कंपनी के, है ना, सीधी सी बात। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, बस इतना याद रखना, पहले 41 पहले सिर्फ 40% तक ही वो अंग्रेज हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकता था, अब कितना इन्वेस्ट कर सकता है? 51 से 100%, यानी वो हमारे देश की कंपनी जो है ना उसका ऑनर बन सकता है। तो उसके पास फुल राइट्स हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर, वोटिंग राइट, सब कुछ हो सकता है। तो उसको लगा कि अरे वाह,
तो वो ज्यादा हमारे देश में इस वजह से क्या होने लगी, इन्वेस्टमेंट आने लगी। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, यानी फैमा भी जो है हमारे देश में एनफोर्स हो गया, यानी फैमा आ गया था हमारे देश में। फैमा का क्या काम था, याद रखना ईयर एक तो कि है क्या, प्लीज ईयर अच्छे से देख लेना, कब आया था फैमा, 1999 में आया था। फैमा का क्या काम था, फैमा का काम था फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना, यानी फॉरेन करेंसी को मैनेज करना। फॉरेन करेंसी को मैनेज करने का मतलब है कि अगर लेट्स से हमने एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट करने पे क्या हमारे देश से गुड्स चले गए इधर से उधर, और क्या बाहर की कंट्री से हमारे देश में पैसा आ गया, फॉरेन करेंसी हमारे मतलब क्या हमारे बाहर की कंट्री से हमारे देश में पैसा आ गया, उसको मैनेज करना। दूसरा, अगर मान लो हमने बाहर की कंट्री से इंपोर्ट किए, सामान खरीदे, तो क्या हमारे देश से पैसा दूसरी कंट्री में चला गया, उसका काम ये है। फैमा का काम है हर एक चीज को मैनेज करना, फॉरेन करेंसी को मैनेज करना, क्या यहाँ से यहाँ पैसा चला गया, क्या यहाँ से यहाँ पैसा चल गया, ताकि जो भी ट्रेड है वो सही से हो सके दोनों कंट्रीज के बीच में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है बहुत ही स्मूथली हो सके दोनों कंट्रीज के बीच में। तो इसका फॉरेन करेंसी को मैनेज करना था कि क्या यहाँ से यहाँ पैसा चला गया, क्या यहाँ से यहाँ पैसा आ गया। नेक्स्ट है मेरे बच्चे पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या है, ध्यान समझिए। अब पहले क्या होता था मेरे बच्चे, पहले अगर मैं बात करूं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता था, यानी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी रेट ऑफ एक्सचेंज को। अब उसको कन्वर्ट कर दिया गया है, किसमें कन्वर्ट कर दिया, इनटू फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो है कन्वर्ट कर दिया। अब जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि $1 का रेट 50 रुपए, $1 का रेट 60 रुपए, $1 का रेट 70 रुपए। अब किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। अब इसके फायदे क्या हुआ, अब देखिए किन किन ट्रांजैक्शन में हमें यूज आता है इसका। पहला, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है कि अगर मान लो मैंने एक्सपोर्ट किया, तुम्हारे देश में अब पैसा जो है मान लो ये निकल के आया $1 इक्वल टू 60 रुपए, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या निकल गया, $1 60 रुपए का एग्जांपल मैं ले रही हूं। तो अगर मैंने एक्सपोर्ट किया तो देश में अब 60 के हिसाब से पैसा आएगा, अगर मैंने इंपोर्ट किया खरीदा है तो देश से पैसा 60 के हिसाब से जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इन ऑन इन्वेस्टमेंट, कि अगर मान लो आपको इंटरेस्ट पे करना है या डिविडेंड वगैरह पे करना है तो किस फॉर्म में जाएगा, $1 60 रुपए, तो 60 रुपए के हिसाब से हमारे देश में पैसा जाएगा। रेमिटेंस टू मीट द फैमिली एक्सपेंसेस, इसका मतलब ध्यान समझ लीजिए। मान लो ये मेरे बच्चे कोई भी बाहर की कंट्री है, कनाडा ले लेती हूँ, ये मान लो मेरे बच्चे इंडिया, ये क्या है मेरे बच्चे इंडिया, ठीक है, ध्यान समझिए, ये क्या है मेरे बच्चे इंडिया, ठीक है जी। मान लो मेरा परिवार मतलब मैं और मेरा परिवार पहले इंडिया में रहते थे, लेकिन मैं मान लो कनाडा में शिफ्ट होगी, एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, मैं मान लो मेरे बच्चे कनाडा में शिफ्ट होगी। रेमिटेंस का मतलब पैसा, टू मीट द फैमिली एक्सपेंसेस, अपने फैमिली के खर्चों को उठाने के लिए मैं कुछ पैसा दे रही हूँ, ठीक है। अब ध्यान समझिए, ये मान लो इंडिया है, ये मान लो कनाडा है, पहले मैं और मेरा परिवार जो है इंडिया में रहते थे, लेकिन मैं कनाडा में आ गई, लेकिन मेरा पूरा परिवार अभी भी जो है इंडिया में, मेरे माँ बाप अभी भी इंडिया में। अब मैं हर महीने अपने माँ बाप को पैसा दे रही हूँ, हर महीने अपने माँ बाप को खर्चे उठाने के लिए पैसा भिजवा रही हूँ, तो किसके हिसाब से भेजूंगी, $1 60 रुपए, तो 60 रुपए के हिसाब से जो है पैसा भेजूंगी। तो यही सब है। तो ध्यान समझिए, पहले क्या था, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था, उसको कन्वर्ट कर दिया, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब उसको कन्वर्ट कर दिया गया इंटू फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है। अब जो रेट ऑफ एक्सचेंज को किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और ये सारी चीजें जो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है, ये हमें क्या हेल्प करता है, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन में हेल्प करता है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये आप देख लेना, ये मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया। नेक्स्ट है मेरे बच्चे आउटसोर्सिंग। क्या है मेरे बच्चे आउटसोर्सिंग, जैसे अगर आपको याद हो हमने डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ा था, वो किसका पार्ट था, प्राइवेटाइजेशन का पार्ट था, वैसे ही आउटसोर्सिंग किसका पार्ट है, ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। तो आउटसोर्सिंग का मतलब है कि आप बाहर की कंट्री से या तो सर्विसेज ले रहे हो या बाहर की कंट्री को आप सर्विसेज दे रहे हो, आउटसोर्स कर रहे हो बाहर की कंट्री से, या आप हमारे मतलब आउटसोर्सिंग का मतलब या तो आप बाहर की कंट्री से सर्विसेज ले रहे हो यानी आउटसोर्स कर रहे हो, या तो आप बाहर की कंट्री को सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है। तो एक तरह से आउटसोर्सिंग भी किसका पार्ट है, ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। इसका मतलब क्या, इट रेफर्स टू सिस्टम ऑफ हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी आप बाहर की कंट्री से क्या कर रहे हो, बिजनेस सर्विसेज वगैरह ले रहे हो। कौन कौन सी सर्विसेज, जैसे कि कॉल सेंटर सर्विसेज, क्लिनिकल एडवाइस, मतलब अगर आपको याद हो बाहर के डॉक्टर्स हमारे देश में आते हैं, है ना, एम्स में बैठते हैं, फोर्टिस में बैठते हैं, आप कहते हैं बाहर का डॉक्टर आया है, बाहर का है ना, बाहर का डॉक्टर आया है, अपनी सर्विसेज वगैरह देना है, सर्विसेज देके चला जाएगा अपने देश में वापस, है ना। तो हम क्लिनिकल एडवाइस लेते हैं, कोई टीचर कोचिंग मतलब बाहर का बंदा आ रहा है या कोई बाहर का सिंगर आ रहा है, अपनी सर्विसेज देने आया है, वो अपने देश सर्विसेज देके अपने देश वापस चला जाएगा, यानी आउटसोर्स करने का मतलब है हम बाहर की कंट्री से सर्विसेज वगैरह ले रहे हैं। वैसे हमारे देश से भी बाहर के लोग सर्विसेज लेते हैं, बाहर के लोग हमारे देश से भी सर्विसेज को लेते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, इंडिया इज इमर्जिंग एज एन इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग पर्टिकुलरली। तो क्या बोला गया, जो हमारा भारत देश है वो भी एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है आउटसोर्स करने का, यानी हमारे भारत से भी जो बाहर के लोग हैं वो सर्विसेज को लेके जाते हैं।
इसी को हम बोलते हैं मेरे बच्चे बीपीओ बोला जाता है, दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोला जाता है। इसी को मेरे बच्चे कॉल सेंटर्स भी बोला जाता है। ध्यान सुनिए, क्या कारण है ना, बात करना है क्या कारण है कि हमारे देश से बाहर के लोग जो है हमारे देश से सर्विसेज लेके जाते हैं। क्यों? हम तो बाहर की कंट्री से लेते लेते और हमारा बाहर के लोग भी, बाहर की कंट्रीज वाले भी हमारे देश से सर्विसेज लेके जाते हैं। तो क्या कारण है? सबसे पहला, हमारे देश में जो लेबर है वो बहुत ही ज्यादा सस्ते रेट पे मिल जाती है ना। स्पेशली अगर आपने कारपेंटर को देखा होगा, कारपेंटर लोग लक्कड़ वाले ना, वो दुबई जाते हैं, वहां पे उनको अच्छा रेट मिलता है। बाहर के लोग हमारे भारत से लेके जाते हैं इनको, है ना। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि उनको वहां पे इतने स्किल्ड लोग नहीं मिलते, ऊपर से चीप, कम रेट पे, उनको तो कम सस्ता पड़ता है, उनको कम रेट पे वो मिल जाती है। तो वही है, तो हमारे भारत देश से बहुत लोग आउटसोर्स करते हैं क्योंकि उनको हमारे भारत में बहुत ही चीप चीप रेट पे, बहुत ही कम रेट पे लेबर मिल जाती है। ठीक है, और दूसरा, हमारे देश में बहुत ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स मिल जाते हैं। ध्यान से समझिए, दुबई में स्पेशली होता है ऐसे कि हमारे भारत से स्पेशली लेबर को बुलाया जाता है। क्यों? एक तो वो उनको क्योंकि उनको सस्ते में पड़ती है। हमें तो लगता है अरे इतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए तो बिल्कुल चीप रेट है, उनको सस्ते में पड़ती है। ऊपर से वो बहुत ज्यादा, भारत की लेबर बहुत ज्यादा स्किल्ड होती है। स्किल्ड मतलब जुगाड़ू तो वैसी होती है, आपको पता है जुगाड़ू होता है, जुगाड़ू काम वैसे भी हमारा भारत सबसे आगे। नेक्स्ट है रिवोल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर। हमारा जो भारत देश है वो आईटी इंडस्ट्री में, है ना, आईटी इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा आगे है ना। आईटी इंडस्ट्रीज मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। आपको पता है हमारे भारत में कितने इंजीनियर्स, हर गली नुक्कड़ पे आपको एक, हर घर में आपको एक कहीं ना कहीं इंजीनियर मिल जाएगा। तो हमारे देश में बहुत ज्यादा इंजीनियर्स है, स्किल्ड लोग बहुत ज्यादा है। इस वजह से जो है बाहर के लोग जो है हमारे देश से आउटसोर्स करते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल स्किल्ड लोग है। ठीक है जी, सिंपल सी बात है, आसान है। तो वही बोला कि क्यों हमारे देश से आउटसोर्स किया जाता है। एक तो हमारे देश में लेबर बहुत सस्ती मिल जाती है, स्किल्ड वर्कर्स मिल जाते हैं, और रेवोल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर का नाम, हमारा आईटी आईटी इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। हमारे देश में जो आईटी सेक्टर है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। हमारे देश में बहुत सारे इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ये सारी चीजें, बहुत बहुत लोग हैं ऐसे, है ना, बहुत आगे हैं, बहुत माहिर हैं वो लोग। तो इस वजह से हमारे देश से आउटसोर्स किया जाता है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मैं WTO बोलती हूँ। वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व, ट्रेड का मतलब व्यापार, व्यापार मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसको चेक करती है? ट्रेड को चेक करती है, यानी व्यापार को चेक करती है, यानी विदेशी व्यापार को चेक करती है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जो है चेक करती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक फॉरेन ट्रेड को चेक करती है, एक विदेशी व्यापार यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को चेक करती है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ध्यान समझिए, बिफोर WTO हमारे देश में गैट था। WTO से पहले हमारे देश में गैट था। गैट की फुल फॉर्म देख लो, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, जो कब आया था? 1948 के अंदर आया था। और इसके अंदर कितनी मेंबर कंट्रीज थी? सिर्फ 23 मेंबर कंट्रीज थी। यानी गैट जो है सिर्फ 23 कंट्रीज के बीच में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, सिर्फ उसी को क्या करता था? देख रेख करता था, चेक करता था। ठीक है, लेकिन तब WTO ने किसको रिप्लेस कर लिया? गैट को रिप्लेस कर लिया। अब WTO आई कब थी, याद रखना, कब आई थी? 1 जनवरी 1995 में आई थी। और इसके अंदर कितनी मेंबर कंट्रीज थी? 123 मेंबर कंट्रीज थी। यानी जो WTO है वहां पे सिर्फ 23 कंट्रीज की आती थी। WTO के अंदर कितनी कंट्रीज आ रही है? 123 कंट्रीज आ रही है। यानी WTO जो है 123 कंट्रीज के बीच में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी जो ट्रेड हो रहा है उसको चेक करता है। ठीक है, एज पर 2016 का जो हमारे पास डेटा है उसमें ये देखा गया कि WTO के अंदर अब कितनी कंट्रीज आती है? 164 मेंबर कंट्रीज आ रही है। 164 कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, उसको जो है WTO चेक करता है। ठीक है, मतलब एक तरह से अगर मैं बात करूं, रेगुलेट करता है, ठीक है, फैसिलिटेट करता है, चेक करता है, मॉनिटर करता है, जो मर्जी कह लो। एंड 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट, यानी WTO के अंदर कितना ऑब्जर्वर गवर्नमेंट आ रही है? 23। देखो भाई, WTO भी एक बिल्डिंग है, इसके अंदर 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, जिनका काम है चेक करना दो कंट्रीज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसको चेक करना, सही से हो रहा है व्यापार दोनों के बीच में, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अच्छा, इन्होंने एक्सपोर्ट किया तो सामान इधर से इधर चला गया, पैसा आ गया कि नहीं आया? आ गया जी। अच्छा, इंपोर्ट किया, खरीदा तो सामान इधर से इधर आ गया, अच्छा पैसा इधर से इधर चला गया। मतलब इसका काम ही यही चेक करना है। अगर एक्सपोर्ट किया मान लो, तो क्या सामान इधर से उधर गया? क्या पैसा उस कंट्री से इधर आ गया? अगर मान लो इंपोर्ट किया तो क्या सामान इधर से उधर आ गया? क्या पैसा इस कंट्री से दूसरी कंट्री में चला गया? सब कुछ चेक करना, मैनेज करना, मॉनिटर करना, यही सब जो है इसका काम है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर क्या है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, अब क्या क्या रूल्स एंड फंक्शंस परफॉर्म करता है WTO? तो सबसे पहले रेगुलेट करता है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाता है। फैसिलिटेट यानी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन
और फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। लेट्स से अगर मैंने बाहर की कंट्री से इंपोर्ट किया है कंट्री ने और इसके पास पैसा नहीं है, तो उस सिचुएशन में WTO जो है लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है ऑलवेज ट्राई टू रिमूव इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। WTO का काम यही है कि हर बार कोशिश करते हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटीज को हर बार जो है कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो सके और ज्यादा जो है ट्रेड हो सके दो कंट्रीज के बीच में, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में ज्यादा ट्रेड हो सके। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ फिक्सेशन ऑफ क्वार्टर्स। क्वार्टर्स की लिमिट को हटाता है। क्वार्टर्स मतलब क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस की जो लिमिट है उसको हटाता है, ताकि यानी डिफरेंट कंट्रीज के बीच में ज्यादा जो है ट्रेड हो सके, व्यापार हो सके। तो ये WTO का काम है। एक्ट एज अ वॉच डॉग इन इंटरनेशनल ट्रेड। वॉच डॉग, अब वॉच का मतलब होता है देखना, डॉग का मतलब होता है कुत्ता। गाली नहीं दे रही हूँ बट ध्यान समझना, वॉच डॉग मतलब कुत्तों की तरह देखते हैं, नजर रखता है दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड। अच्छा सामान इधर से इधर गया, पैसा इधर से इधर आया कि नहीं आया, कोई घोटाला तो नहीं कर दिया, किसी ने फ्रॉड तो नहीं किया। समझ लो, अगर मान लो मैंने इंपोर्ट किया, क्या सामान इधर से इधर आया, क्या देश से पैसा इधर से उधर गया कि नहीं गया, कोई घोटाला तो नहीं हुआ। तो ये सब काम करता है, सुपरवाइज करता है, वॉच डॉग की तरह एज अ काम करता है। एक्ट एज अ फोरम ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन। क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान समझिए। अगर मान लो किसी कंट्री ने धोखाधड़ी करी, धोखाधड़ी करने का मतलब है इंपोर्ट तो कर लिया लेकिन पैसे ही नहीं पे करे, तो फिर उस टाइम पे पेनल्टीज लगाता है, फाइन्स वगैरह लगाता है उस कंट्री के ऊपर। तो ये सब भी जो है काम करता है, रूल्स रेगुलेशन भी बनाता है, सब कुछ करता है, राइट। चलिए जी, अगला है मेरे बच्चे डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी, आप लोगों को पता ही है। कब हुआ था डिमोनेटाइजेशन? 8 नवंबर 2000, 8 नवंबर 2016 का हुआ था। 500 और 1000 के नोट क्या कर दिए गए थे, बैन कर दिए गए थे। और उसको नई करेंसी कौन सी आ गई थी हमारे देश में, 500 और 2000 के नोट आ गए थे, ठीक है। अब क्या क्या किया, 2 महीने का उनको समय दिया गया था। 2 महीने का डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, 2 महीने का उनको समय दिया गया था कि जो लोग हैं बैंक में जाके अपने पैसे को यानी ओल्ड करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं विद न्यू करेंसी। 2 महीने का उनको समय दिया गया था कि वो बैंक में जाके अपनी पुरानी करेंसी देके नई करेंसी ले सकते हैं, ठीक है। अब बेसिक पर्पस क्यों किया गया था डिमोनेटाइजेशन, तो कर्बिंग द इलीगल ट्रांजेक्शन, क्योंकि हमें पता है बहुत ज्यादा जो है लोगों का ब्लैक मनी था, ब्लैक मनी बहुत ज्यादा था। ब्लैक मनी मतलब काला धन था, बहुत सारा ऐसा पैसा था लोगों के पास जिसकी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं थी, उनके खातों में रिकॉर्ड नहीं थी, और वो कोई भी गवर्नमेंट को उस पर टैक्स नहीं दे रहे थे, या बहुत ज्यादा इलीगल एक्टिविटी से वो पैसा कमाया गया हुआ था। तो गवर्नमेंट चाह रही थी ये सारी चीजों को कंट्रोल करना, ब्लैक मनी को कंट्रोल करना, इलीगल जो ट्रांजेक्शन जो लोग करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा इलीगल ट्रांजेक्शन हो रही है जिसका खातों में कोई रिकॉर्ड नहीं है और वो गवर्नमेंट को उस पर कोई भी टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, उन सब चीजों को कंट्रोल करना जो है गवर्नमेंट चाह रही थी। और चाह रही थी एंटी सोशल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। एंटी सोशल एक्टिविटीज मतलब जो समाज के लिए हित हो, एंटी मतलब जो समाज के लिए हित ना हो। जैसे कि आपको पता है ये टेररिस्ट अटैक्स हो गए, इनको कंट्रोल करना चाह रही थी। कोई भी इलीगल काम, मर्डर इन सबको, क्राइम, इन सबको कंट्रोल करना चाह रही थी, क्योंकि इन सब कामों में भी पैसा लगता है। अगर लेट्स से एग्जांपल देती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो मुझे ने बोला किसी कहीं जाके बम फेंकने के लिए, मुझे बोला, तो मैं ऑब्वियसली कहूंगी कि मैं फेंक दूंगी बट मुझे पैसा दे। एग्जांपल मैं लेती हूँ, किसी ने मुझे बोला, एक टेररिस्ट, एक बंदे ने मुझे बोला कि जाके बम फेंक, तो मैं फेंक दूंगी, लेकिन मुझे पैसा चाहिए, है ना, फंड चाहिए। लेकिन उस टाइम पे पैसे की कमी आ गई थी, कैशलेस इकोनॉमी हो गई थी, पैसा नहीं, तो इस वजह से जो है टेररिस्ट अटैक्स और इलीगल एक्टिविटीज जो है देश में कंट्रोल हो गई थी, ब्लैक मनी में जो है कंट्रोल आ गया था उस टाइम पे। वही हम बात करें। अब कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करें, ये मेरिट और डीमेरिट। तो सबसे पहला मेरिट क्या था, ब्लैक मनी पे कंट्रोल हुआ था, काला धन बहुत लोगों ने दबा दबा के रखा हुआ था अपने चीनी के डब्बों में, पता नहीं कहाँ कहाँ। अब भाई निकलेगा सबका पैसा, है ना, अब जाएंगे बैंक में, जाएंगे पैसा जमा करेंगे, है ना। देखो, काला धन मतलब ऐसा पैसा जिसका कोई भी खाते में रिकॉर्ड नहीं है, अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है उस पे, वो सरकार को कोई भी टैक्स नहीं कर रहे। अब क्या हुआ, ऑब्वियसली बैंक पे जाना पड़ेगा उस पैसे को लेके, अदरवाइज तो वो कागज का टुकड़ा है। अब बैंक में जाएंगे तो पैसे को नए करेंसी तभी ले पाएंगे। अब बैंक में जा रहे हैं तो एक तरह से वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, ठीक है, गवर्नमेंट के अकाउंट मतलब एक तरह से रिकॉर्ड हो गया, यानी वो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हो गया। का मतलब ये है कि अब उनको उस पैसे पे सरकार को क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ब्लैक मनी पे कंट्रोल हुआ और टैक्स पे करना पड़ेगा, तो जिससे क्या होता है, गवर्नमेंट के रिवेन्यूज बढ़ गए थे, बहुत रिवेन्यूज बढ़े थे। अब काला धन पकड़ा गया, अब जाएंगे बैंक में तो पैसा जमा करेंगे, तो वो रिकॉर्ड होगी ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड होगी ट्रांजैक्शन, तो अब उस पे मुझे सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट के रिवेन्यूज भी बढ़े थे। तो वही हम बात करेंगे, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि देखिए भाई, क्या होता है, रिडक्शन ऑफ ब्लैक मनी लीड्स टू श्रिंकेज ऑफ शैडो इकोनॉमी। शैडो इकोनॉमी में श्रिंकेज हो रही थी। शैडो इकोनॉमी का मतलब होता है कि ऐसी इकोनॉमी जहां पे बहुत ज्यादा अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन हो रही है, टैक्स की चोरियां हो रही है, टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी है। पहले काला धन था ना लोगों के पास, तो लोग जो है बहुत ज्यादा टैक्स की चोरी कर रहे थे, इलीगल काम, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं करी वो ट्रांजेक्शन, तो लोग बहुत ज्यादा टैक्स की चोरी करते थे, उससे बचते थे। लेकिन अब नहीं कर पा रहे, अब नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से हुआ क्या, गवर्नमेंट की रिवेन्यूज बढ़ने लगे, है ना।
अब उस पे टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में जाएंगे, पैसा जमा करेंगे और नई करेंसी लेंगे तो वो रिकॉर्ड होगी ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड होगी वो ट्रांजैक्शन, तो अब सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा, जिस वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यूज वगैरह बढ़ने लगे। अब और क्या फायदा हुआ? डिमोनेटाइजेशन कंपेल्स पीपल टू डिपॉजिट देयर डिमोनेटाइज्ड नोट्स विद द बैंक, अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल बेस ऑफ बैंकिंग सेक्टर टेंड्स टू एक्सपेंड। देखो भाई, डिमोनेटाइजेशन से पहले जो है हमारा बैंकिंग सेक्टर इतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं होता, लोगों को अहमियत ही नहीं पता था कि बैंक की इतनी वैल्यू है। डिमोनेटाइजेशन के बाद में उनको पता चला कि अच्छा बैंक्स की इतनी वैल्यू भी है ना। चलिए, ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स की कमी होने के कारण, यानी देश में पैसे की कमी होने की वजह से जो टेररिस्ट अटैक्स या एंटी सोशल एक्टिविटीज जो है हमारे देश में क्या होगी, कंट्रोल होने लगी। नेक्स्ट है, विद कैश ऑलमोस्ट डिसअपियरिंग, हमारे देश में जो पैसा तो बिल्कुल ही डिसअपियर हो गया था हमारे देश में ना। People were driven to digital mode of transaction. This was a big move towards cashless economy. देखो भाई, इससे पहले हम लोग सिर्फ कैश पे डिपेंड थे, कैश में ट्रांजेक्शन होती थी, लेकिन अब जो है पैसा ही नहीं था मार्केट में, तो अब लोग डिजिटलाइज ऑनलाइन करने लगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने लगी, तो वो कैशलेस इकोनॉमी होगी। इससे पहले हम ऑनलाइन नहीं अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे थे, आफ्टर डिमोनेटाइजेशन ही लोग जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने लगे, तो एक तरह से कैशलेस इकोनॉमी होगी। इट प्रमोट्स बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। अब जो है लोगों को बैंक्स की आदत होगी, हर चीज अब ऑनलाइन करने लगे, लेकिन इससे पहले नहीं होता था। बिकॉज किस वजह से हुआ? क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है कैशलेस होगी, ठीक है, और इस वजह से जो लोग है डिजिटलाइज मोड पे चले गए, डिजिटल इकोनॉमी हमारी बन गई, है ना। चलिए नेक्स्ट मेरे बच्चे डीमैट्स की बात करते हैं। डीमैट्स क्या है, सबसे पहले ध्यान से समझिए। देखिए, पीपल आर यूज्ड टू विद कैश ट्रांजेक्शन, लोगों की आदत थी कैश की, हर चीज कैश में करने की आदत थी, सीधी सी बात है, हर चीज कैश में लेन देन करने की लोगों को आदत थी। विद डिमोनेटाइजेशन हुआ क्या? पीपल आर डिराइव्ड ऑफ कैश इन हैंड, अब लोगों के पास कैश हाथ में नहीं रहता था। इट डिस्टर्ब देयर रूटीन ट्रांजैक्शन एंड देयरफॉर देयर नॉर्मल लिविंग। अब लोगों के पास कैश नहीं था हाथ में, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, दो वक्त की रोटी खाने के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं थे, ऑनलाइन लोग नहीं अडॉप्ट कर पा रहे थे हर चीज को, तो बहुत ज्यादा लोगों को एक आम जिंदगी चलाने में भी, एक रूटीन, एक डेली लाइफ रूटीन चलाने में भी लोगों को बहुत ही ज्यादा मुश्किल आ रही थी। अब देखिए नेक्स्ट क्या पॉइंट है। अब डिमोनेटाइजेशन होने की वजह से क्या होता, लोगों के पास पैसा नहीं था, तो देश में प्रोडक्शन कम हो रही थी, क्योंकि पैसा तो जरूरी है ना, तो ही इन्वेस्ट कर पाऊंगी, रॉ मटेरियल वगैरह खरीद पाऊंगी, रॉ मटेरियल खरीद पाऊंगी तो देश में प्रोडक्शन होगी, तो इस वजह से प्रोडक्शन कम होगी थी और देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई थी, क्योंकि पैसा ही नहीं था, तो लेबर को कहां से पैसा पे कर दूंगी, तो बहुत ज्यादा पहले दिन से जो है बेरोजगारी बढ़ गई थी, लोगों की नौकरी हाथ से चली गई थी, लोगों के पास दो वक्त की रोटी को खाने के लिए, कंजम्पशन कम होने के बाद दो वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं थे भाई, बहुत ज्यादा देश में गरीबी बढ़ गई थी। इन्वेस्टमेंट लोग जो है कम कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट कम करने का मतलब क्या है कि लोगों को पैसा नहीं था, तो कहां से इन्वेस्ट करो कहीं, तो इन्वेस्टमेंट देश में कम होने लगी थी। इन्वेस्टमेंट कम होने लगी थी, देश में प्रोडक्शन कम होने लगी थी, देश का जीडीपी एकदम से गिर गया था, ठीक है, देश में बहुत ज्यादा गरीबी आने लगी थी, लोगों को पैसा ही नहीं था हाथ में, तो देश में बहुत ज्यादा गरीबी आने लगी थी, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही थी बहुत ज्यादा, क्योंकि अमीर लोग तो भाई बहुत इजीली कन्वर्ट करवा पा रहे थे, करोड़ करोड़ रुपए जो है एक दिन में हो जाता था, कॉल करते थे मैनेजर को, भाई 10 करोड़ करने हैं, 1 करोड़ तू रख लियो, 9 करोड़ मुझे आज शाम को प्रोवाइड करती हो, लाइन में छोड़ो, फोन पे काम हो जाता था। गरीब लोग 2-2 दिन लाइनों में लगे रहते थे, फिर भी उनका जो है पैसा जो है एक्सचेंज नहीं होता था, मतलब समझ लो, वो अपनी एक तरह से नोट एक्सचेंज नहीं कर पाते थे, वो पुराने की जगह नए नहीं ले पा रहे थे, उनको कितनी दिक्कत आ रही थी देश में, इस वजह से इनइक्वालिटी हो रही थी, अमीर लोग फायदा उठा रहे थे, बहुत लोग ऐसे थे जो कॉल पे ही काम हो जाते थे, सेटिंग हो जाती थी, ठीक है, बैंक मैनेजर को बोलते थे 1 करोड़ तू रख लियो, 9 करोड़ मेरे को आज शाम को प्रोवाइड कर दियो, स्पेशली समझ लो, तो इस वजह से देश में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी आ रही थी, बहुत ज्यादा लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा था, बैंकों की 2-2 दिन जो है लोगों को लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन गरीब लोग ज्यादा रखते थे, अमीर लोग नहीं, ठीक है। इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गई, स्लो डाउन मतलब गिर गई थी, देश का जीडीपी गिर गया था, देश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ रही थी, क्योंकि पैसा ही नहीं था देश में, पैसा नहीं था देश में, प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, देश का जीडीपी बिल्कुल गिर गया था और देश में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी उस टाइम पे, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे बच्चे कुछ गुड इफेक्ट्स है एलपीजी के और कुछ बैड इम्पैक्ट्स है एलपीजी के। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देखो भाई, देखो सीधी सी बात है, अब एलपीजी की बात कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, हर एक चीज की फ्रीडम दे दी गई थी प्राइवेट सेक्टर को, जिससे देश में प्रोडक्शन भी बढ़ी, प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से भी आपको पता है देश में प्रोडक्शन बढ़ी थी, है ना। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो सब कुछ जो है फ्री फ्लो हो गया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ गया, तो एक तरह से हमारे देश में जो है प्रोडक्शन बढ़ी, तो हमारे देश का जो है, हमारे देश में ग्रोथ आने लगी थी, हमारे देश में डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़ी थी, आपको पता ही है, पहले जो है बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी इंडस्ट्री से रिलेटेड, उनको लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से इंडस्ट्रीज को खोलने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो भी उनको जो है लाइसेंस लेना पड़ता था, तो आपको पता ही है मेजर रोल किसका होता था, गवर्नमेंट का होता था, लेकिन आपको पता है हमने चेंजेस पढ़ी, इस वजह से प्रोडक्शन जो है हमारे देश में बढ़ी, फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम भी कंट्रोल हो गई थी, आपको पहले ही पता है,
फिस्कल डेफिसिट मतलब ये वाली सिचुएशन आना, ये वाली सिचुएशन आना। बिफोर एलपीजी की बात करते पहले ये वाली सिचुएशन थी, मतलब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा थे, गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी थी। अब पैसा नहीं था तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा बोरिंग्स करनी पड़ती थी। अब एलपीजी आ गई, एलपीजी आने की वजह से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। प्राइवेटाइजेशन करने की वजह से अब गवर्नमेंट के खर्चे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया तो गवर्नमेंट के खर्चे कम हो रहे, गवर्नमेंट के खर्चे कम हो रहे, गवर्नमेंट को कम बोरिंग्स करनी पड़ी। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से गवर्नमेंट के रिवेन्यूज भी बढ़ गया। एक तो बेच के पैसा है तो रिवेन्यू बढ़ गई, यानी रिसीट्स बढ़ गए। दूसरा, कैसे रिसीट्स बढ़ गई गवर्नमेंट के, अब बेच रही है प्राइवेट सेक्टर को, तो प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, बहुत ज्यादा वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो ज्यादा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जिस वजह से गवर्नमेंट के टैक्स रिवेन्यू बढ़ गए। तो अब देखिए, प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ गई देश में, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जो है टैक्स रिवेन्यू जो है गवर्नमेंट के बढ़ गए, टैक्स की फॉर्म में जो है गवर्नमेंट के रिवेन्यू जो है बढ़ गए, टैक्स रिवेन्यू जो है गवर्नमेंट की बढ़ गई, एक तरह से गवर्नमेंट की रिवेन्यू जो है बढ़ गए थे। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, यानी महंगाई पे भी कंट्रोल आया था, क्योंकि हमें पता है प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से प्राइवेट इन्वेस्टर्स हमारे देश में बढ़ गए थे, जिसकी वजह से हमारे देश में एमएनसीज भी आई थी। प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से हमें पता है एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज आई थी, तो देश में क्या हो गया था, कॉम्पिटिशन बढ़ गया था, है ना, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कॉम्पिटिशन बढ़ने की वजह से हर एक चीज के दाम जो है गिर गए थे, और देश में महंगाई पे भी कंट्रोल आ गया था। देखो सीधी सी बात है, प्राइवेटाइजेशन आया था तो बहुत सारे एमएनसीज आई थी, कॉम्पिटिशन बढ़ गया था देश में, है ना, तो अब हर कोई चाहता है उनका प्रोडक्ट बिके, तो इस वजह से प्राइसेस कम हो गए थे। प्राइसेस कम होने की वजह से देश में क्या हो गई थी, महंगाई की प्रॉब्लम को भी कंट्रोल किया गया। नेक्स्ट है कंज्यूमर सोवर्जिनिटी का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर सोवर्जिनिटी का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। अब एक प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से क्या हुआ था, अच्छा पहले क्या क्या होता था, पहले क्या होता था, गवर्नमेंट जो है, अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करती थी। प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से क्या हुआ कि अब प्राइवेट सेक्टर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे फोकस करता है, वो प्रोडक्ट बनाता है जो कस्टमर पसंद करता है, वो प्रोडक्ट बनाता है जिससे कस्टमर सेटिस्फाई। तो कंज्यूमर सोवर्जिनिटी का मतलब है कब कस्टमर सेटिस्फाई रहे, यानी वो प्रोडक्ट बनाया जाता है जिससे कस्टमर सेटिस्फाई रहे। अब जो कस्टमर है वो किंग है, कस्टमर को राजा माना जाता है, वो प्रोडक्ट बनाया जाता है जो कस्टमर पसंद करे, जो जिससे कस्टमर सेटिस्फाई। तो अब कंज्यूमर सोवर्जिनिटी हो गई थी, कंज्यूमर यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दिया जाता था कि कस्टमर सेटिस्फाई रहे, तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनाया जाता था जिससे कस्टमर जो है सेटिस्फाई रहे, कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद आए। ठीक है, तो अब ये होने लगा। नेक्स्ट है इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। देखो भाई, अब क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे देश में बढ़ने लगा। कैसे, देखो एक्सपोर्ट ड्यूटीज कम हुई, तो जिसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ा तो हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एक्सपोर्ट ड्यूटीज कम होने की वजह से हम ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगे, जिससे हमारे देश में ज्यादा पैसा आने लगे, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने लगे। इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़ी, एफडीआई की फॉर्म में हमारे देश में ज्यादा पैसा आने लग गया। प्राइवेटाइजेशन आया तो हमें पता है एफडीआई की फॉर्म में देश में पैसा आ गया था। और एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बाहर के इन्वेस्टर्स हमारे देश के शेयर्स वगैरह खरीद रहे हैं, वो भी बढ़ गए थे। पहले याद है सिर्फ 40% तक इन्वेस्ट कर रहे थे, अब वो 51 से 100% तक इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से वो ज्यादा हमारे देश में अब इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि हम इस कंपनी के ऑनर बन सकते हैं, इंडियन कंपनी के ऑनर बन सकते हैं। इस वजह से वो ज्यादा जो है हमारे देश में आके इन्वेस्ट करें। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ गई थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है हमारे देश में बढ़ गई थी, पैसा हमारे देश में ज्यादा आने लगा था। फॉरेन ट्रेड बढ़ गया था, बिल्कुल सही बात है, विदेशी व्यापार बढ़ गया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बढ़ गए थे। कैसे बढ़ गए थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटीज कम करने की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ गया था, इंपोर्ट ड्यूटीज कम करने की वजह से इंपोर्ट बढ़ गया था, और क्वार्टर्स हटा दिए थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, जिसकी वजह से जो है हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ गया था। शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट, पहले मोनोपोली मार्केट थे क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, गवर्नमेंट का कंट्रोल था। अब प्राइवेटाइजेशन हो गया तो एक तरह से मैं बात करूं, देश में कॉम्पिटिशन बढ़ने लग गया, है ना, एमएनसीज भी आ गए, कॉम्पिटिशन बढ़ने लग गया, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनने लगे, तो देश में कॉम्पिटिटिव मार्केट आ गया। अब बात करते हैं मेरे बच्चे कुछ बैड इंपैक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। देखो भाई, हमने पूरे एलपीजी के टॉपिक में सिर्फ इंडस्ट्रीज यार ये सारी ही हमने बात करी है, राइट, इंडस्ट्रीज या, है ना, तो कोई भी कभी भी आपने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करी नहीं करी, हमने कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर की बात नहीं करी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ही ज्यादा निग्लेक्ट किया गया। अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, यानी हमारे देश में ग्रोथ तो आई थी एलपीजी की वजह से, लेकिन सिर्फ अर्बन एरियाज में ही ग्रोथ आई थी, क्योंकि इंडस्ट्रीज और जो भी फाइनेंस सेक्टर की बात करूं तो वो कहां पे है, वो कहां पे, ज्यादातर अर्बन एरियाज में। तो इंडस्ट्रीज वगैरह कहां पे, ज्यादातर एक अर्बन एरियाज में, शहरी इलाके में, तो उनकी जो है ग्रोथ आई थी। जो एक रूरल एरिया जहां पे एग्रीकल्चर है, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, तो यानी एक तरह से रूरल एरियाज की तरह तो कोई फोकस ही नहीं था, रूरल एरियाज में तो कोई भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई ही नहीं थी, यानी रूरल एरियाज में ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ अर्बन एरियाज के ऊपर कंसंट्रेशन था उनका। इकोनॉमिक कॉलोनलाइजेशन का मतलब ये है कि देखो भाई, कॉलोनलाइजेशन का मतलब जो बेसिकली कॉलोनियल पीरियड से, कॉलोनियल पीरियड मतलब ब्रिटिश पीरियड से है, कि पहले जो है हमारे देश
देश को 200 वर्ष तक, कम से कम 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने राज किया, और आज की बात करें तो कौन राज कर रहे हैं? एमएनसीज राज कर रही है। आप खुद देख लीजिए, आज हम बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। आप कोई भी देख लो हमारे देश में, मैकडॉनल्ड हो गया, केएफसी हो गया, कोई भी आप बड़े से बड़ा ब्रांड उठा लो, ज़ारा, एच&एम वगैरह वगैरह, सारी एमएनसीज है हमारे देश की नहीं। आज कोई भी अपने देश का प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता, हर किसी को होता है बाहर के कंट्री के प्रोडक्ट खरीदे, राइट? तो वही बात करें, पहले किसने राज किया हमारे देश ने? अंग्रेजों ने। अब कौन राज कर रहे हैं? एमएनसीज राज कर रही है हमारे देश में, हमारे, जिसकी वजह से हमारे देश के जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कोई खरीदता नहीं। हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो इस वजह से बहुत ही ज्यादा खत्म होती जा रही है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा बढ़ी है। देखो भाई, प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से जो है वो टेक्नोलॉजी पे ध्यान देते हैं, मशीनों का यूज करते हैं प्रोडक्शन को करने के लिए, इस वजह से बहुत लोग जो है बेरोजगार हो गए। लोप साइडेड ग्रोथ मतलब होता है वन साइडेड ग्रोथ, यानी अनइक्वल ग्रोथ हुई हमारे देश में। इंडस्ट्रियल सेक्टर तो फिर भी बहुत अच्छा ग्रो कर गया, सर्विस सेक्टर भी थोड़ा थोड़ा ग्रो हो गया, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं था, यानी अनइक्वल ग्रोथ हुई हमारे देश में। कल्चर इरोजन का मतलब है कि आज हम अपने कल्चर्स को भूलते जा रहे हैं। हमारे देश में एमएनसीज आ गई है, हम उनके कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, विदेशी कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, हमें उनका प्रोडक्ट ज्यादा पसंद आ रहा है, हम अपने ही देश के डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं खरीदे, जिसकी वजह से जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो खत्म होती जा रही है। लैक ऑफ सिक्योर जॉब्स। अब पहले क्या था? गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था, सरकारी नौकरी होती थी, सरकारी नौकरी होती थी तो एक तरह से लोगों के पास सिक्योर जॉब रहती थी। पहले टाइम में जॉब अच्छी रहती थी, गवर्नमेंट जॉब्स रहती थी तो सिक्योर जॉब रहती थी। आज की बात करो तो प्राइवेटाइजेशन आ गया, प्राइवेट जॉब ज्यादा है, गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है। अगर है, जितनी है उसमें भी आपको पता है कितना कंपटीशन है, सीट्स लिमिटेड है, कितना कंपटीशन है, मिलती ही नहीं है। तो वही है, प्राइवेट जॉब ज्यादा है, तो इस वजह से लोगों की नौकरियां भी सिक्योरिटी है, कभी भी उनको निकाल दिया जाता, तो लैक ऑफ सिक्योर जॉब। सो बस बच्चे, यही आपका चैप्टर था। उम्मीद है आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ आएगा। सो बस फिर मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, लव यू ऑल।